जॉन एलिया शायर शिकायत थे। वो एक ऐसा बाजा थे जो तीवर सुरों में तल्ख नगमे गाया करता है। अपने एहसासात के हवाले से वो एक हसास बच्चे की तरह थे। उन्होंने अपनी हसीन तरीन नसर में खुद कलामी की सूरत अपने मरहूम वालिद से गुफ्तगू करते हुए खुद भी इस बात का इतराफ़ किया है कि बाबा मैं बड़ा नहीं हो सका। अगर आशिकाने जॉन एलिया की नज़र से देखा जाए तो दर्द के 7 समंदर लहराते हैं इन 5 अल्फाज में कि बाबा मैं बड़ा नहीं हो सका। और ये आधा जुमला है कि बाबा मैं बड़ा नहीं हो सका, और एक बहुत ही बड़े एहसास दर्द के खौफ से जॉन एलिया ने इन 5 अल्फाज के आगे फुल स्टॉप रख दिया। ये इनका खौफ था, इसलिए उन्होंने जुमला आधा ही छोड़ दिया। अगर वो जुमला मुकम्मल करने के लिए इन अल्फाज को आगे बढ़ाते तो फिर शायद कलम की नोक एक तीर की तरह इनके दिल में पैवस्त हो जाती, या फिर पार। इस राज को सिर्फ हाले महरम कारी ही जानते हैं कि इनके महबूब राइटर ने क्या नहीं लिखा। लिखा हुआ सब पढ़ते हैं, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं। असल मुताला तो वो है कि जिसमें वो कुछ पढ़ा जाए कि जो लिखा नहीं गया। हर वो किताब के जो मंजर आम पर आती है वो परछाई होती है, एक साया सा होती है उस किताब का कि जो नहीं लिखी गई, जो नहीं लिखी जा सकी। इस आधे जुमले की मानंद कि जो जॉन ने ये लिखकर छोड़ दिया कि बाबा मैं बड़ा नहीं हो सका, अगर वो इस जुमले को मुकम्मल करता तो इसके अलावा और क्या लिखता कि बाबा मैं बड़ा नहीं हो सका और बूढ़ा हो गया। एक बच्चे का बूढ़ा होना इतना बड़ा अलमिया है जितना बड़ा अलमिया बयान करने की ताकत ग्रेग ट्रेजेडीज में भी नहीं। जॉन एलिया क्या था? अगर इस वक्त मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं यही लिख सकता हूं कि वो एक बूढ़ा बच्चा था, एक चंचल मगर यतीमी और लावारिसी के एहसास तले दबकर बहुत बिगड़ जाने वाला बच्चा जो सब समझता था, इसीलिए तो कहता था कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। इस जॉन एलिया की इसी कैफियत के बायस इसकी शायरी को एक अलग ही पैरहन मिला, एक नया लहजा, एक नया अंदाज, एक अलग थलग असलूब इसके हिस्से में आया। दुनियाए सुखन में जॉन एलिया नामी शायर को वो मनसब नसीब नहीं हुआ कि जिस पर मिर्जा गालिब मौजूद हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने अपने आप को अकोमोडेट किया, जो हम फैज़ अहमद फैज़ नामी इस फ़कीर को देते हैं कि जो एक ईमानदार इनकलाबी था। मगर इस बात से तो कोई काफिर सुखन इनकार कर सकता है कि जॉन एलिया के हिस्से में वो इनफरादियत आई कि जिसके लिए बहुत बड़े शायर तरसते हैं। इसलिए जॉन एलिया भले बड़े शायर न बन सके, भले उनके हिस्से में मकबूलियत न आई, मगर वो अपने मखसूस मिजाज की सच्चाई की वजह से मुनफरिद शायर जरूर बन गए। वो एक ऐसे शायर बन गए कि जिन्हें इस शेर का तोहफा दिया जा सकता है कि मैं इनका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि तारुफ आप अपना हवा बहार की है, और सिर्फ बहार ही की नहीं बल्कि खिजा की हवा। वो पतझड़ की पवन, वो भी तो अपना तारुफ आप होती है। अजीम शायरी पतझड़ की पवन होती है। गालिब की शायरी भी पतझड़ की पवन है, उदासी से भरी हुई, पैरों में टूटे पत्तों की पायल बांध कर नाचती हुई एक अकेली और उदास रक्कासा जिसका मन प्यार का प्यासा हो। एक ऐसी पागल औरत जो सच्चे प्यार को ही हासिल जिंदगी समझती है, जो बंगला और गाड़ी नहीं मांगती और न झुमका और कार मांगती है, वो जो सिर्फ और सिर्फ दिल का करार मांगती है और जो उसे नहीं मिलता। गालिब की शायरी ऐसी है जैसी एक पागल प्रेमी का जो कभी मीरा का रूप इख्तियार करती है तो कभी बाला खाने की उस रक्कासा के जिसका नाम शरद चंद्र चेटजी ने चंद्रमुखी रखा था। देवदास नामी अपने उस नॉवेल में जो फिल्म बनने के बाद मशहूर हुई। फैज़ की शायरी में भी एक उदासी है, मगर वो उदासी ऐसी है जैसी उदासी एक कैद इनकलाबी के मुक़य्यद आंगन में लहराती है, उम्मीद के तार तार दामन को संभालती हुई, कभी गिरती कभी संभलती हुई एक जख्मी मगर जी हारने से इनकार करने वाली एक गहरी उदासी फैज़ की शायरी की पहचान है। और एक चंचल उदासी इब्ने इंशा का मुकद्दर बनी। इकबाल ने इस उदासी को पैगंबराना अजमत से हमकिनार करने की कोशिश की। कैसे मुमकिन है कि शायरी हो और उदासी ना हो? कैसे मुमकिन है? मगर हर उदासी का एक अपना रंग, अपना ढंग और एक अपना रूप हुआ करता है। जॉन एलिया, इस खुदा के बंदे के पास ये रंग बहुत ही तल्ख नवाई के साथ आया। वो पतझड़ पवन नहीं, वो तो मौसम खिजा के सीने से उठने वाला वो तूफान थे कि जो सिर्फ पत्ते नहीं बिखेरता, जो जड़ों को भी हिलाता है। एक बहुत बड़े तल्ख तूफान का नाम है जॉन एलिया। वो जॉन एलिया कि जो एक बहुत ही नाराज बच्चे की तरह बोलता था, जो बहुत तल्ख था, जिसकी तल्खी की एक वजह यह भी थी कि वो बड़ा नहीं हो सका था। वो बड़ा होना चाहता था, मगर वो उदास नौजवान कभी बड़ा होकर जवान नहीं हो पाया। उसने हर औरत की आगोश में एक बच्चे की तरह पनाह लेनी चाहिए,
مگر وہ محبت کے دیس کا جلا وطن فرد ہی رہا۔ ہر خاتون ایک کامیاب مرد کا خواب دیکھتی ہے، جان ایلیا ایک ناکام انسان تھا، اس لیے اسے خواتین اور اقوام سے ناپسندیدگی ہی نصیب ہوئی، اور اس نے اپنے وہ سخن کے جو سماج میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے بلکہ جن کو بہت ہی ناپسند کیا جاتا ہے، اس نے وہ سارے سخن شعر میں سنوارے تھے۔ مادام باوری، جسے سجنے سورنے جیسی شاعری کرنے والے جان ایلیا اس روز مسرور کے ساتھ اس وقت یاد آیا کہ جب میں نے اس کو سنائی وہ پیروڈی جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ جان ایلیا کے انداز سخن پر بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ پی ٹی وی کے مقبول مزاحیہ پروگرام 50-50 میں ایک مزاحیہ شعر کی صورت پیش ہوئی جس میں ایک شاعر اداسی کی کمال اداکاری کرتے ہوئے اپنا شعر پیش کرتا ہے، اور جس میں وہ کچھ پوچھتا ہے اور کچھ کہتا ہے کہ کیا وہ سڑک ہوئی تمام؟ ہاں وہ سڑک ہوئی تمام۔ کیا وہ ٹرک گزر گئے؟ ہاں وہ ٹرک گزر گئے۔ ایک طوفان کو سہ جانے والے سمندر سے واپس آتے ہوئے میں نے اپنے دوست کو یہ مزاحیہ پیروڈی سنائی تو اس نے بتایا کہ یہ پیروڈی جان ایلیا کی شاعری کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ آج رات میں بہت اداس ہوں۔ آج رات جان ایلیا کی شاعری کے انداز پر بنائی ہوئی وہ مقبول پیروڈی جان ایلیا کی تلخ نوائی کی صورت مجھ پر ایک الگ انداز سے حملہ آور ہے۔ کیا میں اس مزاحیہ پیروڈی کی بہت ہی اداس پیروڈی لکھ سکتا ہوں؟ کیا میں لکھ سکتا ہوں وہ الفاظ جو قاتل بھی ہیں دلدار بھی، ایک خودکشی کرنے والے شخص کے احساس کو سمانے والے وہ الفاظ جو کچھ کہتے ہوئے کچھ پوچھتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں اس طرح، کیا یہ جنم ہوا تمام؟ ہاں یہ جنم ہوا تمام۔ کیا وہ درد گزر گئے؟ ہاں وہ درد گزر گئے۔ کیا اس کے بعد بھی کچھ لکھا جا سکتا ہے؟ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانیے، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ اس کی امید ناز کا